अगर ये डॉलर की कीमत 115 के भी ऊपर जाती है, जो कि अब साफ साफ दिख रहा है, अगर जंग एक हफ्ते भी और चली और सप्लाई प्रभावित हुई तो फिर वो तो 140 भी पहुंच सकती है अगर नहीं वो देखिए, सिचुएशन बनी। जी नहीं देखिए, जब जब ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशन होते हैं उस समय स्पेकुलेटर्स खेल में आ जाते हैं। आज का जो ये बड़ी तेजी का उछाल जो देखने को मिला आपको, ये पूरा स्पेकुलेटर ने सिचुएशन का फायदा उठाने का कोशिश किया। तो क्योंकि देखिए $115 पर बैरल मतलब क्या है, यानी कि लगभग एक महीने पहले जहां तेल का भाव था उसका दोगुना। लगभग दुगना हो रहा है, राइट? तो इंडिया जैसे कंट्री जहां पर हम 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल हमारा जो जरूरत है उसको हम इंपोर्ट करते हैं, हमारा तो इंपोर्ट बिल, ऑयल इंपोर्ट बिल डबल हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन होता क्या है मुकेश जी कि ये इसके कारण है, दो चीजें हुए हैं। एक तो डी एस्केलेशन का कोई संकेत नहीं मिल रहा है, दोनों तरफ एक जबरदस्त लड़ाई में लगे हुए हैं। और ये जो वीकेंड के दौरान हमने वो देखा, बमबारी खूब हुई, रॉकेट मिसाइल्स, वायलेंस खूब बढ़ा। और ये देखिए, जबकि हमें पूरा को पूरा तथ्य हमारे पास नहीं आ रहा है, क्योंकि तेहरान के ऊपर कहां क्या अटैक हो रहा है वो वहां से मीडिया में नहीं निकल रहा है। इजराइल में तो आपको एकदम कुछ खबर नहीं आ रहा है, सारे चीजों उन्होंने लोकल मीडिया का जाम कर रखा है। तो हो सकता है जितना लोगों को पता चल रहा है उससे ज्यादा डैमेज हो रहा होगा। तो लोगों को एक ये लगा कि ये तनाव जो है, ये जो जंग है, ये इतना जल्दी संभलने वाला नहीं है। तो उसको लेकर जितने इंस्टेबिलिटी है, जितने डिसरप्शंस है, वो आगे को बढ़ेंगे। एक तो ये डर लोगों के बीच में जम गया है। दूसरा जो है, जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद हर्मुज स्ट्रेट, जिसके थ्रू लगभग आधा से ज्यादा तेल खाड़ी से निकलता है बाहर, ये हर्मुज स्ट्रेट ऑलमोस्ट क्लोज ही हो गया मान लीजिए। ठीक है, और लोग जो सोचे थे, और ये बात शायद आपके साथ भी मैंने डिस्कस किया था, और इसके ऊपर भी हमने और एक वीडियो किया है अपने चैनल पे, कि जो ट्रंप ने कहा कि हम वॉरशिप भेजेंगे ऑयल टैंकर्स को एस्कॉर्ट करने के लिए, ये प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। और इसीलिए ये चीज को यूएस नेवी जानता है, इसीलिए उन्होंने शुरू में मना कर दिया था। हाँ, और ये भी हमने पहले भी कहा है कि ये प्लान कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। ट्रंप ने शायद पिछले हफ्ते ये कहा था, वो उन्हीं का नजर स्टॉक मार्केट के ऊपर था कि थोड़ा सा काम डाउन हो जाए स्टॉक मार्केट, और वो हुआ भी। आपको थर्सडे को और वेंसडे को यूएस मार्केट्स ऊपर गए, इंडिया में भी थर्सडे को स्टॉक लेकिन मार्केट ऊपर अभी यूएस मार्केट 1 से 2% गिर गए हैं। साउथ अब तो कोरिया गिरेंगे, और जापान के 7 से 8% तक गिर गए। गिरेंगे गिरेंगे गिरेंगे। निकेई जापान का मार्केट तो बहुत अफेक्टेड हुआ है, अक्रॉस द बोर्ड अफेक्टेड हुआ है, वो गिरेंगे। क्योंकि जिस तरह से ये लड़ाई में कोई हमें डी एस्केलेशन नजर नहीं आया वीकेंड के थ्रू, और जो हर्मुज स्ट्रेट को लेकर कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। हमारे इंडिया के ही एक, कहीं मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, हमारे कई सारे जहाज अभी भी वहां पर शिपमेंट लेकर फंसे हुए हैं। तो इसी चक्कर में दो चीज, एक तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका इंटेंसिटी में कोई कमी होते हुए हमें नजर नहीं आया ये वीकेंड के दौरान, और दूसरा हर्मुज स्ट्रेट का अभी कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। तो वो कब तक बंद रहेगा हमें नहीं पता है, और इसी चीज को आज मार्केट ने रिएक्ट किया है। तो आपका जो सवाल था कि क्या ये $140 पर जा सकता है, देखिए ये सब चीजें तो हम लोग कह नहीं सकते हैं, क्योंकि स्पेकुलेटर किस तरह का गेम खेलते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट कहां तक वर्सन करेगा हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, संभावना है कि और आगे भी बढ़ सकते हैं। इतना कह सकते हैं कि अगर $115 बैरल पर हमें इतना हमारे ऊपर इंपैक्ट हो रहा है, तो जितना उसके ऊपर जाएगा हमारे हमारे लिए घाटा उतना बढ़ेगा। और इंडिया के लिए देखिए, इंडिया, लोग कहते हैं कि हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्ट्रांग है।
हो सकता है शॉर्ट एक बात और कहा है कि हमारे पास जो तेल का स्टॉक है वो अभी 1.5-2 महीने का है, तो एकदम से क्राइसिस क्या पैदा होने वाली है? नहीं, देखिए हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स है हम 3 जगह रखते हैं। कर्नाटका में मैंगलोर में है हमारा एक ऑयल रिजर्व, तमिलनाडु में पदूर में है और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में है। जो हमें जो जानकारी है, क्योंकि सरकार तो नहीं बोलती है कितना ऑयल रिजर्व्स है, जो एजेंसीज मॉनिटर करते हैं इन चीजों को, उनके हिसाब से हमारे पास लगभग 100 मिलियन बैरल है। तो 100 मिलियन बैरल अगर आप हॉर्मुज स्ट्रेट को देखें, हम प्रतिदिन हमारा जो रिक्वायरमेंट है इंपोर्टेड ऑयल वो लगभग 5.5 से 6 मिलियन बैरल तक का है। इसमें से जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उसके माध्यम से हमें लगभग 2.5 मिलियन बैरल हर रोज आता था। तो आधा रिक्वायरमेंट, यानी कि आधा हमारा रिक्वायरमेंट उसी स्ट्रेट से आता है, हॉर्मुज स्ट्रेट से। तो अगर आप हिसाब लगा लीजिए, अगर 2.5 मिलियन बैरल का आपका शॉर्टेज हो जाता है क्योंकि वो स्ट्रेट बंद हो गया है और उतना तेजी से आप उसको कंपेंसेट नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो 0.5 मिलियन बैरल कर लिए, तो आपको 1.5-2 मिलियन बैरल की शॉर्टफॉल तो है ही। 1.5-2 मिलियन का मतलब है कि आप 40 से 50 दिन आप अपना रिजर्व से काम चला सकते हो। लेकिन मुकेश जी, आप डिप्लीट तो पूरा नहीं कर सकते हो। आप साथ साथ स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 10 दिन के लिए आप करके अपना घाटा पूरा करोगे, लेकिन आपको मार्केट में जाना पड़ेगा खरीद के रखने के लिए। तो यानी कि आपकी कॉस्ट तो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं बढ़ रहा है, और उसका इंपैक्ट आज अगर आप स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो जितने रिफाइनर्स है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, सबकी स्टॉक प्राइस में जबरदस्त गिरावट आया। लेकिन एक कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्यों है? क्योंकि ये जो अमेरिका के साथ इन्होंने जो किया, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज रशियन ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार है और रिलायंस इंडस्ट्री रिफाइन करके दूसरी जगह बेचता है। तो ये उम्मीद से कि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ये सिचुएशन का फायदा उठाएगा, इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस ऊपर है। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस का भी शेयर प्राइस थोड़ी देर के लिए ऊपर था, क्योंकि जो प्राइस पे आप क्रूड ऑयल खरीद रहे हो वही प्राइस आपको ओएनजीसी को देना पड़ेगा, तो इसीलिए उसका मुनाफा ज्यादा होगा इस उम्मीद से। लेकिन बात देखिए रिलायंस की, क्योंकि मैं इस पर आ रहा हूं कि अगर आपका सवाल होगा तो इस स्थिति में सरकार क्या करे, क्योंकि आम आदमी के ऊपर जो इसका इंपैक्ट है उसको मिनिमाइज करना सरकार की जिम्मेवारी है, राइट? तो सरकार क्या कर सकता है? एक तो आपने कहा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से कुछ हमारा डिप्लीशन होके थोड़े दिन के लिए हम संभाल लें। दूसरा है कि हमें एग्रेसिवली, एक तो हमने पता नहीं अमेरिका के साथ क्या डील किया है, लेकिन हमारी ये सोवरेन इंटरेस्ट है, हमारे राष्ट्र के हित में हमें जहां से अच्छा लगे और जहां से हमें अच्छा सौदा मिले, जो हमारे फायदे में हो, हमें वहां से तेल खरीदना चाहिए। हाँ, ये बात का अभी तक सरकार के तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये कौन होते हैं अमेरिका वाले जो कहेंगे कि हम रशिया से कितना खरीदें, कब खरीदे, कहां से खरीदे? ये होते कौन है? लेकिन हम लोग उस बात पर कुछ बोलते नहीं है, इसीलिए संदेह भी बढ़ता है लोगों के बीच में, जिसका कारण स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट भी अफेक्टेड होता है। सरकार को बताना चाहिए कि क्या है हमारा डील जिसके बदौलत ये अमेरिका ऐसे बोल रहा है। अमेरिका ऐसे बोल कैसे सकता है? हम तो भाई इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम अमेरिका का कॉलोनी थोड़े है कि अमेरिका हमको बोलेगी कि कहां से क्या करना है। लेकिन खैर, हमारे सरकार को क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए। रशिया से अगर हमको तेल मिल रहा है तो अच्छी बात है, दूसरे और सोर्सेस अफ्रीका के हैं। लेकिन रशिया भी अब डिस्काउंटेड रेट पे तो देगा नहीं, देखिए आपको डिस्काउंटेड रेट पे देगा नहीं, लेकिन अवेलेबिलिटी तो है ना। उनके भी तो समंदर में टैंकर फ्लोट कर रहे हैं जो कमिटमेंट नहीं हुए हैं। तो और अगर पता नहीं हमारे संबंध अभी कैसे हैं
ऊपर ऊपर में तो दिखता है कि संबंध अच्छा है, लेकिन देखिए रशिया तो हमारा बहुत पुराना फ्रेंड रहा है। हर आफत के समय वो हमारे रेस्क्यू में आए। हो सकता है हम ये अपना पुराना रिश्ता को दोहरा के उनके साथ हम कर सकते हैं। लैटिन अमेरिका से अमेरिका करने देगा? अब देखिए वो अलग बात है। हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। अगर हमारे सरकार नहीं कर पाती है तो वो उसकी कमजोरी है, उसकी नाकामयाबी है। हम कह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति में इंडिया के सरकार को क्या करना चाहिए, तो हमें एग्रेसिवली अपना ऑयल एंड गैस सोर्सेस दिखाना चाहिए। दूसरा, एक जैसे आपातकालीन स्थिति में हम कुछ मेजर्स लेते हैं तेल की कंजम्पशन कम करने के लिए। सरकार के तरफ से ऐसा कोई अभी तक सूचना नहीं आई है। मुझे लगता है कि सरकार को इस दिशा में सोचने की जरूरत है। आप राशनिंग की बात कर रहे हैं? करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि देखिए कुछ भी हो सकता है ये सारा मामला कल को सुलझ जाए, लेकिन वी शुड होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो मैं जो कह रहा हूं वो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट वाला है। राशनिंग को लेकर सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि गर्मी भी आ रही है ना, तो एनर्जी का कंजम्पशन तो बढ़ ही जाता है, तो उस पर देखना चाहिए। तीसरा जो बात मैं करने जा रहा था, आपके सवाल से थोड़ा सा निकल गया। हाँ, ये जो देखिए हमारे मीडिया में भी स्टोरीज आती है कि चाइना ने अपने सारे रिफाइनर्स को मना कर दिया कि बाहर आप कोई तेल निर्यात नहीं करोगे, जबकि चाइना के पास 113 दिन का रिजर्व है। हमसे कई ज्यादा, दुगना से ज्यादा उनका रिजर्व रखा हुआ है। उसके बावजूद उन्होंने वो क्विकली मूव किए। हमारे यहां पे ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं आया है। हमारे जो रिफाइनर्स हैं, मूल तौर पे इंडियन रिफाइनर कहे तो रिलायंस, फॉरेन रिफाइनर कहे तो रोजनेफ्ट, जो नायरा के नाम से यहां जाना जाता है, ये दोनों ज्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं। और भी कुछ रिफाइनर्स के हमारे हैं, उतना नहीं है, मोटा मोटा ये करते हैं। ये 24 मिलियन टन हमने एक्सपोर्ट किया वित्तीय वर्ष 24-25 में। तो हम जो शॉर्टेज की बात कर रहे हैं उसका एक अच्छा खासा शेयर हम लोग मैनेज कर सकते हैं अगर हम वही करें जो चाइना किया है। सरकार के तरफ से इसको लेकर मैंने अभी तक कोई सुना नहीं, इस डायरेक्शन में कोई सूचना, एडवाइजरी, डायरेक्टिव आते हुए। और देखिए यही तो बात है, आप तो इंडियन कंपनीज के लिए विदेशों में जब जाते हो, ट्रेड टाइज करते हो, किसके लिए करते हो? इंडियन कंपनीज के बिजनेस इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए करते हो। तो जब हमारे ऊपर ये विपत्ति आ रही है तो इन कंपनियों को देश के हित में कुछ तो करना चाहिए। तो मान लीजिए रिलायंस का रिफाइनरी जो है दूसरे देश में 120-15 डॉलर हो गया, वो उसका फायदा उठा रहा है। भाई यहां तुम देश के खातिर $100 में बेच दो, कुछ तो हमारा कुछ तो भरपाई होगी। तो ये मेरे ख्याल से तीसरा पदक्षेप सरकार को लेना आवश्यक है।